अंजना जी ने अपने पति से कहा, हमारी बेटी के साथ कितना बुरा हुआ और बहू देखो कितनी खुशी से कल त्योहार मना रही थी। यही बात पुष्पा ने सुन ली और वह आकर बोली, मम्मी जी, अगर बुबुल का पेड़ बोया जाएगा तो आम कहाँ से आएगा? यही बुबुल का पेड़ आपने 1 साल पहले बोया था, जिसने आपको अब जाकर कांटे चुभाए हैं। जो मेरे साथ किया गया वही आपकी बेटी के साथ हुआ है। और रही खुशी की बात, तो मुझे त्योहार की खुशी थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी? पुष्पा अपनी बात पूरी करके चली गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पुष्पा के ससुराल में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज करवा चौथ का त्यौहार था, जिसको उसके ससुराल में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। क्योंकि इस बार खास यह था कि उसकी ननद रिंकी, जिसकी शादी 2 महीने पहले हुई थी, वह भी आई हुई थी और उसका पहला करवा चौथ का त्यौहार था। निर्जला व्रत होते हुए भी पुष्पा भाग भाग कर घर के काम कर रही थी और सास अंजना जी बार बार उसको काम के लिए आवाज लगा रही थी। बेचारी को करवा चौथ के दिन भी सांस लेने की फुर्सत तक नहीं थी, जबकि रिंकी सुबह से ही तैयार होकर बैठ गई थी। पुष्पा को तो मेहंदी लगवाने का भी समय नहीं मिला था, तो उसने रात को खुद ही अपनी हथेली पर गोल गोल चंद्रा रख दिया था, क्योंकि उसको मेहंदी लगाना नहीं आता था और अपने पति के साथ सासू माँ ने काम का बहाना करके जाने नहीं दिया था। किसी को पुष्पा का ख्याल ही नहीं था कि त्योहार तो पुष्पा का भी है, आखिर उसकी भी तो दूसरी ही करवा चौथ है। मगर ननद की शादी क्या हुई, भाभी तो पुरानी हो गई। रात का खाना दोपहर में ही तैयार हो रहा था और उस काम का पुष्पा को पहले ही ऑर्डर मिल चुका था। रिंकी के पति अनुभूत की पसंद से ही आज खाना बनाया जा रहा था। इतना काम करके सुबह से प्यारी पुष्पा की अब हालत खराब हो रही थी और दूसरी तरफ अंजना जी बार बार रिंकी से कह रही थी, अरे रिंकी बेटा, थोड़ा आराम कर ले वरना चक्कर आ जाएंगे। बेचारी ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना, बस शाम तक की बात है, चांद निकलते ही तुझे खाना मिल जाएगा। लेकिन अंजना जी को अपनी बहू की कोई फिक्र ही नहीं थी। पुष्पा का पति अरुण आज घर पर था और वह बार बार पुष्पा की मदद करवाने की कोशिश भी कर रहा था, मगर बार बार अंजना जी देख लेती और उसको ताना देती, मुझे पता है तू आज घर में क्यों रुका हुआ है, तुझे बीवी के साथ काम करवाना है, मगर बेटा माँ के साथ तो तूने कभी काम नहीं करवाया, माँ की कभी फिक्र नहीं हुई, लेकिन देखो कैसे बीवी की फिक्र कर रहा है। अरुण बेचारा यही बात सुनकर वहां से निकल जाता है। दोपहर में अंजना जी रिंकी से कहने लगी, अरे बेटा, दामाद जी से कह तो दिया था ना कि समय पर आ जाना। तो अरुण ने कहा, अरे मम्मी, यह काम तो इसने सबसे पहले किया होगा, क्योंकि इसको भी तो शाम तक भूख लग जाएगी। अंजना जी अरुण को डांट कर गुस्से में कहने लगी, बहन के साथ मजाक मत कर, उसका पहला त्यौहार है, तू बस दामाद जी को फ़ोन करके पूछ ले कि वह कब तक आएंगे। अरे आज के दिन तो उनको यही होना चाहिए। उधर से पुष्पा अपने हाथ में कुछ सामान लेकर आ रही थी। उसने अपनी सास की ये बात सुनी तो अपने पति का चेहरा देखती रह गई। उसकी निगाहों में जैसे कुछ छुपा हुआ था। उसको देखकर अरुण ने समझ लिया और उसकी निगाह झुक गई। पुष्पा वहां से अपने कमरे में चली गई तो पीछे से अरुण आया और बोला, अरे पुष्पा, आज के दिन इमोशनल मत हो जाना, कोई बात नहीं। अरुण के कहने के बाद भी पुष्पा की आंखों से 2 आंसू निकल ही पड़े और उसने कहा, त्योहार तो मेरा भी था, लेकिन तब ऐसी बातें किसी ने नहीं की थी। आज अपनी बेटी की बारी है तो सब ख्याल आ रहा है। अरुण ने पुष्पा के आंसू पोंछे और कहा कि अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि माँ और रिंकी के साथ मिलकर तुम्हें शाम को पूजा करनी है। पुष्पा ने अरुण की आंखों में देखकर कहा, इस 1 साल में मुझे इस घर में इतना अनुभव मिल गया है कि लगता है मेरी उम्र बढ़ गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारी माँ क्या आज मुझे तैयार होने के लिए नहीं कहती, लेकिन उनके हिसाब से तो मैं पुरानी हो चुकी हूँ। मुझे त्योहार पर सजने संवरने की क्या ज़रूरत है, उनके लिए तो उनकी बेटी, दामाद और घर का काम सो प्रिय है। अरुण ने उसको फिर से समझाया कि तुम दुखी मत हो और अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर मैंने तुम्हारे लिए
एक सरप्राइज़ भी तो रखा है। अरुण तो कहकर चला गया और पुष्पा अलमारी से वही साड़ी निकालने लगी और उसके लिए खरीद कर लाया था, जिसको उसकी बहन रिंकी ने देखते ही कहा था, भैया यह साड़ी तो बहुत अच्छी है, भाभी आप मेरी साड़ी से यह साड़ी बदल लो। पुष्पा ने कहा कि रिंकी तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा महंगी है, अगर तुमने नहीं पहनी तो तुम्हारे पति नाराज़ हो जाएंगे। रिंकी ने भी तुरंत ताना मार दिया था, अरे मुझे आज नहीं पहननी है, मैं फिर कभी पहनूंगी, मैं आपको और साड़ी दे देती हूँ, उसके बदले दो। मुझे तो लग रहा है कि आप देना नहीं चाहती, लेकिन पुष्पा ने मन ही मन सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी कोई भी चीज़ रिंकी के साथ बदलने वाली नहीं। आज तक जितनी बार भी मेरे लिए सूट आते थे, क्योंकि हमेशा अपना सूट उससे बदल देती थी, हमेशा अरुण मेरे लिए कितने मन से सूट या कोई चीज़ लेकर आते हैं, मगर ये हमेशा बदल देती थी। यह सब सोचते हुए पुष्पा को कुछ और भी ख्याल आ गया, आज तो दामाद जी को यही होना चाहिए। यह वाक्य उसके दिमाग में याद आते ही गूंजने लगा तो उसकी सास ने अपनी बेटी से कहा था, और पुष्पा को अपनी पहली करवा चौथ आई थी तो पुष्पा की मायके से उसकी माँ का फ़ोन आया कि बेटा पहले करवा चौथ मायके में ही होता है और दामाद जी को भी यहीं आना होगा, इसीलिए तुम 1-2 दिन पहले आ जाना, जिससे कि अच्छे से तैयारी हो सके। पुष्पा ने यह बात अरुण को बताई तो अरुण ने कहा कि इसमें क्या परेशानी है, मैं तुमको मायके छोड़ आऊँगा और करवा चौथ पर, लेकिन शाम को ऑफिस से सीधा तुम्हारे घर आ जाऊँगा, फिर मिलकर त्यौहार पूरा करेंगे। पुष्पा बहुत खुश थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि अभी तो सासू माँ से भी पूछना पड़ेगा। जैसे ही उसने सासू माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, अरे यह कौन से रीति रिवाज चला रही हो, यहाँ पति होता है, त्यौहार भी तो वही होता है। हमारे यहाँ करवा चौथ पर बहू ससुराल में ही रहती है, मायके जाने का कोई रिवाज नहीं है, और भला अरुण तुम्हारे मायके क्यों जाएगा। सास की यही बातें सुनकर तो पुष्पा फटी आंखों से उनका चेहरा ही देखती रह गई और पल भर में उसके सारे अरमान चकनाचूर हो गए। उसने तो इतने सारे सपने देख डाले थे कि मायके में भाभी के साथ क्या क्या करेगी, लेकिन सासू माँ ने पता नहीं क्यों मना कर दिया। उनसे यह बात फ़ोन करके रोते हुए अपनी माँ से कही तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा मेरी बात करवाओ, मैं उनको समझाऊंगी, क्योंकि पहला त्यौहार तो मायके में ही होता है और दामाद को भी आना होता है। पुष्पा की माँ का फ़ोन आया तो उसने अंजना जी से बात करने को कहा। अंजना जी ने बेहद रूखे अंदाज में उसकी माँ से बात की। जैसे ही पुष्पा की माँ ने हाल चाल लेने के बाद कहा कि समदन जी, पहला त्यौहार तो शादी के बाद बेटी का अपने मायके में ही होता है, आप दामाद जी के साथ इसको भेज दीजिएगा। तो अंजना जी ने तुरंत गुस्से में कहा, हम तो शादी से ही देख रहे हैं, पता नहीं कौन से रिवाज हैं आपके, लेकिन समदन जी अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे तो मेरे घर में त्यौहार सूना हो जाएगा। सब लोग कहेंगे कि बहू करवा चौथ पर क्यों चली गई। यह बात सुनकर पुष्पा की माँ अचंभे में थी, मगर कुछ कह नहीं पाई। अंजना जी ने साफ तौर पर अपनी समदन को मना कर दिया कि वह पुष्पा नहीं भेजेगी और कह दिया कि यह पहला त्यौहार है, इसीलिए आपको यहीं पर सबके लिए कपड़े और शगुन भेजना पड़ेगा। पुष्पा की माँ इस बात से बहुत दुखी हुई कि उनकी बेटी नहीं आने वाली थी, मगर क्या करती, समदन से जिद करती तो बेटी को दुख पहुँचता। आखिर ससुराल में जो थी, बाद में उन्होंने अपनी बेटी को ही समझा दिया कि बेटा जैसे ससुराल वाले कहें वैसे ही चलना पड़ता है, सास की बात मानने में भी भलाई है। पुष्पा ने मजबूरी में बात तो मान ली थी, मगर दिल तो टूट टूट कर रो रहा था कि आखिर उसका अरमान इस तरह क्यों तोड़ा जा रहा है। लेकिन अंजना जी का गुस्सा इस बात को लेकर कई दिन तक ख़त्म नहीं हुआ था, और जब तक करवा चौथ का त्यौहार ख़त्म नहीं हो गया तब तक उन्होंने जाने कितनी बार पुष्पा को ताने दिए। पुष्पा का भाई जब करवा चौथ का सामान लेकर आया तो पुष्पा रोते हुए उससे लिपट गई। कितने अरमान थे जो सास ने तोड़ कर रख दिए थे। अरुण भी अपनी माँ को समझा नहीं पाया था, क्योंकि अंजना जी बहुत ज़िद्दी स्वभाव की थी। पुष्पा के भाई के जाने के बाद जब अंजना जी ने सामान को खोलकर देखा तो कहा, ना तो डंकी साड़ी है और ना ही डंकी मिठाई है, पूजा की थाली तो देखो कितनी हल्की है। मुझे तो लगता है कि बहू की माँ इसीलिए उसको वहाँ बुला रही थी कि कुछ भी देकर टाल देगी। पुष्पा को बहुत बुरा लगा,
क्योंकि उसकी माँ ने तो एक से एक अच्छा सामान भेजा था और उसकी ननद रिंकी के लिए सूट भी भेजा था। मगर रिंकी ने तो सूट देकर कहा था, यह किस तरह का सूट भेज दिया है, इतने पुराने फैशन का, आजकल यह कौन पहनता है। भाभी आप इसको रख लो और जो भैया आपके लिए लाए हैं वह मुझे दे दो। आपकी तो नई नई शादी हुई है, जो भी पहनोगी बहुत अच्छा लगेगा। अंजना जी ने भी जोर देकर कहा था कि पुष्पा बहू, रिंकी के साथ बदल लो, जब तुम्हारे घर से आया है तो तुमको ही बदलना पड़ेगा। पुष्पा को बहुत गुस्सा आया था कि पता नहीं किस सोच का परिवार है, लेकिन आज जब बेटी की शादी होने के बाद घर के नियम बदल दिए गए तो पुष्पा को हैरानी के साथ साथ दुख भी हो रहा था कि किस तरह उसका पहला त्यौहार खराब किया गया था और बेटी का त्यौहार आया तो मनाने में कोई कमी नहीं की जा रही है। तभी पुष्पा को रन की बात याद आई, तुम्हें सबसे सुंदर लगना चाहिए, अरे तुम्हारी शादी भी तो 1 साल पहले ही हुई है। यह ख्याल आते ही पुष्पा ने खुद को शीशे में देखा और फिर अपनी हालत पर नजर गई, जिसे उसने पार्लर जाकर सुधरवाया भी नहीं था, क्योंकि घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ थी। रिंकी तो एक दिन पहले से ही कितनी बार पार्लर जा चुकी थी। अपने सांवले रंग को निखारने के लिए उसने सारे ट्रीटमेंट करवाए थे। पुष्पा ने सुना था जब वह अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी देखना, जब मैं करवा चौथ की पिक्चर अपने स्टेटस पर लगाऊंगी तो मेरी सारी सहेलियां जल बुनकर राख हो जाएंगी। हम लोगों में कंपटीशन हुआ है कि सबसे सुंदर कौन लगेगा, मगर मुझसे ज़्यादा कोई नहीं लगेगा। तभी पुष्पा के मुंह से निकला, तो शायद इसीलिए अरुण ने मुझे ऐसा कहा था। बस फिर क्या था। पुष्पा शीशे के आगे बैठकर खुद को सजाने और संवारने में लग गई। लाल साड़ी के साथ गले में कुंदन का सेट पहनकर वह किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी और हाथों में भरी भरी चूड़ियां तो उसके गोरे हाथों को और भी निखार रही थी। कहीं से लग ही नहीं रहा था कि पुष्पा पार्लर नहीं गई। पुष्पा जैसे ही बाहर तैयार होकर आई तो रिंकी ने उसे घूरकर देखा और मुंह बनाकर कहा, कब से इंतजार कर रहे हैं आपका, पूजा करने के लिए इतनी देर लगा दी तैयार होने में, लेकिन अभी वैसे ही लग रही हो जैसी सुबह लग रही थी। इतने मेकअप का आप पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि मेकअप भी हर किसी को सूट नहीं करता। मगर पुष्पा ने रिंकी का चेहरा साफ देखा था कि वह उसे देखकर जल गई थी। अरुण तो अपनी निगाह हटा ही नहीं पा रहा था। तभी अंजना जी ने कहा कि रिंकी, तूने बताया नहीं दामाद जी को कब तक आएंगे। तो रिंकी ने कहा कि मम्मी जी, उनको फ़ोन लगा तो रही हूँ मगर वह उठा नहीं रही हैं। फिर अंजना जी ने कहा कि ठीक है, अभी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा करना। पुष्पा ने अपनी ननद के साथ बैठकर करवा चौथ की पूजा की। दोनों जब पूजा करके वापस आई तो पुष्पा रसोई का काम देखने लगी, मगर रिंकी बार बार बेचैनी से फ़ोन लेकर इधर उधर टहल रही थी। 1-2 बार पुष्पा ने पूछा भी कि रिंकी परेशान क्यों हो, क्या बात है। तो रिंकी ने गुस्से में कहा, आपका तो सब ठीक हो रहा है ना, तो फिर आप अपने से मतलब रखो। पुष्पा को गुस्सा आया कि यह कौन सा तरीका है बात करने का। अरे मैं तो परेशान देखकर ही पूछ रही थी। उसने देखा कि अंजना जी ने उसे इशारे से पूछा तो रिंकी ने ना में सिर हिला दिया, मगर कुछ बात समझ नहीं पाई कि आखिर क्या हो रहा है। फिर वह रसोई के काम में लग गई, क्योंकि अब दिन छिपने को आ रहा था। अरुण ने आकर कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पुष्पा बिल्कुल वैसी जैसे शादी के दिन लग रही थी। तुम्हें पार्लर ज़रूरत ही क्या है, तुम तो खुद ही इतनी खूबसूरत हो। तभी पीछे से अंजना जी आ गई और अरुण से गुस्से में बोली, बहन की परेशानी से ज़्यादा बीवी की खूबसूरती से मतलब है। अरे मैंने तुझे कहा था ना कि दामाद जी को फ़ोन कर ले, तो तूने किया क्यों नहीं। वह कब से रिंकी का फ़ोन नहीं उठा रही हैं। अचानक से अंजना जी को पीछे देखकर पुष्पा चिप गई थी और वह अंजना जी से नज़र चुरा रही थी, मगर अंजना जी उसे गुस्से से देख रही थी। अरुण ने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला तो अंजना जी ने कहा कि अरे बीवी के बगल में खड़े होकर ही फ़ोन करेगा क्या, और तेरे पापा भी आने वाले हैं, उनको भी फ़ोन करके पूछ कि कितनी देर में पहुंच रहे हैं। इसके बाद अंजना जी रसोई से बड़बड़ाती हुई चली गई। घर में माँ बहन है, उनकी तो इसको कोई शर्म ही नहीं है। बेटे को कह के जब बहू ही इससे चिपकने का बहाना ढूंढती है। थोड़ी देर में अरुण अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, अनुभूत ने तो मेरा भी फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं क्या बात है। उधर रिंकी का चेहरा भी उतरा हुआ था और अब अंजना जी पूछ
रही थी कि कोई बात हुई है तो बता दे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज करवा चौथ के दिन दामाद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिंकी खामोश बैठी थी तो पुष्पा यह देखकर सोच रही थी कि कोई तो बात हुई है जिसे रिंकी जानती है और बोल नहीं रही है। इतने में अरुण के पापा जी भी ऑफिस से आ गए और बोले कि अरे त्योहार के दिन घर में इतना सन्नाटा क्यों छाया है। तब अंजना जी ने उनको सारी बात बताई जिससे उनको भी चिंता हो गई। तो उन्होंने कहा कि तुम समदन जी को फ़ोन क्यों नहीं कर लेती। तो अरुण ने तुरंत कहा ऐसा करते हैं मम्मी, हम सब मिलकर रिंकी के ससुराल ही चलते हैं। तो यह सुनकर रिंकी कहने लगी कि नहीं, हम वहाँ क्यों जाएंगे। पुष्पा ने तुरंत कहा कि अगर नहीं जाएंगे तो आज तुम्हारा त्योहार कैसे होगा। इस बात का रिंकी के पास कोई जवाब नहीं था। अपने पापा के कहने पर अरुण ने फिर से अनुभूत को फ़ोन लगाया मगर उसने इस बार भी कॉल रिसीव नहीं की। अंजना जी और अरुण के पिताजी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आने लगी कि कहीं रिंकी से कोई भूल तो नहीं हो गई है जो दामाद जी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अंत में अंजना जी ने अपनी समदन जी को फ़ोन लगाया मगर अब चिंता और भी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। इस बार पुष्पा ने कहा कि मम्मी जी अब तो हमको वहीं जाना पड़ेगा। अरुण के पिताजी ने भी तुरंत कहा कि हाँ चलो वहीं चलकर देखते हैं कि क्या बात है। शादी को केवल 2 महीने हुए थे और यह पहला करवा चौथ था। पहले ही त्योहार पर यह अजीब सी घटना सबको डरा रही थी। सब मिलकर वहां पहुंच गए और रिंकी के साथ जैसे ही वह अंदर जाने लगी तो देखा कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ है और अंदर से रिंकी की सास के बोलने की आवाज़ भी आ रही है। तेरी सास तो अब मुझको भी फ़ोन कर रही है। अरे पहले तो बेटी को अपने आप बुला लिया और मुझसे इजाज़त तक नहीं ली। बेटी भी मुंह उठाकर अपने आप चली गई और मुझसे पूछा तक नहीं। देख अनुभूत, आज अगर तू अपने ससुराल गया तो तू अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा। पुष्पा, अरुण और बाकी सब देखकर हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। अरुण ने सबको चुप रहने का इशारा किया और अनुभूत को फिर से कॉल किया मगर फ़ोन को हाथ में लेकर अनुभूत कॉल आते हुए देखता रहा और फ़ोन रिसीव नहीं किया। अंजना जी से रहा नहीं गया और वह रिंकी का हाथ पकड़कर अंदर पहुंची और बोली, यह क्या बात है समदन जी, हम कब से आपको और दामाद जी को कॉल कर रहे हैं मगर किसी ने भी अभी तक हमारी कॉल का जवाब नहीं दिया है। जबकि आज करवा चौथ है और दामाद जी को पता था कि उन्हें हमारे घर आना है। यह सुनते ही रिंकी की सास गुस्से में दहाड़ने लगी। क्यों जाएगा मेरा बेटा आपके घर, और किसने कहा कि यह त्योहार आपके घर होगा। आपने अपनी बेटी को फ़ोन किया लेकिन उसने मुझे बताया तक नहीं, अनुभूत से कहा और सुबह सुबह चली गई। जब आपकी बेटी मेरा मान सम्मान रख ही नहीं सकती तो मैं भी अपने बेटे को आपके घर नहीं भेज सकती। आप रखिए अपनी बेटी और मैं अपना बेटा रखूंगी। यह सुनकर तो अंजना जी के होश उड़ गए और उनके पति उन्हें गुस्से से घूरने लगे क्योंकि उन्होंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि अंजना जी ने रिंकी की सास से इजाज़त नहीं होगी। यह सब देखकर पुष्पा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अरुण के चेहरे को देखा। यह सब ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा उसके साथ पहला करवा चौथ पर उसकी सास ने किया था। रिंकी की सास को नाराज होते देखकर अंजना जी के तेवर ढीले पड़ गए और वह नरम आवाज में बोली, मगर समदन जी अब त्योहार कैसे होगा। आप तो जानती हैं कि यह त्योहार बहू के मायके में होता है। रिंकी की सास ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मैंने त्योहार करने को मना नहीं किया है मगर मेरी मर्जी नहीं पूछी गई। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरे पति नहीं है तो क्या मुझसे पूछना भी नहीं चाहिएगा। आपने अपनी बेटी को क्या इतने संस्कार भी नहीं दिए। अब तो अंजना जी को जैसे काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। तभी रिंकी के पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि समदन जी, मेरी पत्नी से गलती हो गई। बेटी से बात करके वह भूल ही गई कि उसकी सास से भी पूछना होता है। दामाद जी, अब रिंकी यहीं आ गई है और अब हम त्योहार यहीं कर लेते हैं और खाना घर चलकर खाते हैं जो हमारी बहू ने बड़े प्यार से बनाया है। इससे समदन जी के मन की बात भी रह जाएगी और त्योहार भी पूरा हो जाएगा। अनुभूत ने अपनी माँ को अकेले में ले जाकर समझाया। उधर रिंकी का अब रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रिंकी के पिताजी उसको डांट कर कह रहे थे कि रिंकी, यह क्या तरीका है कि तुमने अपनी सास के आने के लिए पूछा भी नहीं। दामाद जी को तो इन बातों का पता नहीं है मगर तुम्हें तो पता होना चाहिए।
तुमने देखा नहीं है क्या कि बहू की माँ हर बात के लिए पहले तुम्हारी माँ से इजाज़त लेती है। जैसे कि यह बात रिंकी के पिताजी ने कही तो पुष्पा ने अपनी सास के चेहरे पर नजर डाली। अंजना जी की नज़र पुष्पा से मिलते ही झुक गई। आज उनको भी याद आ रहा था कि उन्होंने यही तो अपनी बहू के साथ किया था। पुष्पा का परिवार तो शांत रह गया था, मगर रिंकी की इस हरकत के कारण पूरे परिवार की कितनी बेइज्जती हुई। अनुभुद अपनी माँ को समझा कर ले आया और पुष्पा भी गाड़ी से आरती करने और व्रत खोलने का सामान ले आई। इसके बाद छत पर जाकर त्योहार कर लिया गया। अरुण के पिताजी ने कहा कि चलिए अब सब घर चलकर खाना खाते हैं, तो अनुभुद की माताजी ने कह दिया कि आप लोग जाइए और अनुभुद को भी ले जाइए, मगर मैं नहीं आऊँगी। अब रिंकी को भी कहना पड़ा कि ठीक है, फिर मैं भी यहीं रहती हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगी। अनुभुद ने तुरंत कहा कि हम तीनों बाहर खाना खाने चलते हैं। यह सुनकर अरुण के पिताजी ने कहा कि इससे अच्छी बात क्या होगी, चलो हम भी अपने घर वापस जाकर पूजा कर लेते हैं। सब घर वापस आ गए और पूजा कर ली गई। अगले दिन अंजना जी ने अपने पति से कहा, हमारी बेटी के साथ कितना बुरा हुआ और बहू देखो कितनी खुशी से कल त्योहार मना रही थी। यह बात पुष्पा ने सुन ली और वह आकर बोली, मम्मी जी, अगर बुलबुल का पेड़ बोया आएगा तो आम कहाँ से आएगा? यही बुलबुल का पेड़ आपने 1 साल पहले बोया था, जिसने आपको अब जाकर कांटे चुभोए हैं। जो मेरे साथ किया गया वही आपकी बेटी के साथ हुआ है। आपने मुझे मेरे पहले त्योहार पर मायके नहीं जाने दिया था, और रही खुशी की बात, तो मुझे त्योहार की खुशी थी। आप बताओ कि क्या नहीं होनी चाहिए थी? पुष्पा अपनी बात पूरी करके चली गई। आज उसके दिल को जो राहत मिल रही थी, उसे मिलने में पूरा 1 साल लग गया था। उधर ससुर जी अंजना जी को अब डांट रहे थे। इसके बाद अंजना जी ने पुष्पा के साथ सही बर्ताव करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।